दोस्तों, आपने बहुत सी एनकाउंटर की कहानियां सुनी होंगी। आपको ये भी पता होगा कि एनकाउंटर को पुलिस के द्वारा किया जाता है, लीगल मर्डर भी कहते हैं इसको। लेकिन आज जो मैं आपको एनकाउंटर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसमें कुल 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा दे दी गई थी। ये भारत का इकलौता ऐसा केस है जिसमें 18 पुलिस वाले एक साथ जेल में जाते हैं, और ये इतना भयानक केस था कि उस स्टेट में इसके बाद कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। आज भी वहाँ एनकाउंटर करने का खौफ है। ये कहानी है 2009 उत्तराखंड की। गाजियाबाद के इलाके में एक लड़का रहता था, रणवीर सिंह। इसने MBA किया था, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 2 जुलाई 2009 को रणवीर देहरादून जाता है अपने एक इंटरव्यू के लिए। उसके अगले ही दिन 3 जुलाई को इसका इंटरव्यू होता है। उसके घर वाले भी काफी खुश थे क्योंकि उसकी नौकरी लगने वाली थी। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। अगले ही दिन हर न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज में एक ही चीज छपी थी, और वो ये था कि एक गैंगस्टर की एनकाउंटर में हुई है मौत। और उस न्यूज़पेपर की पिक्चर्स में करीब 18 पुलिस वाले अपने मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ लाश को घेरे खड़े थे। न्यूज में ये था कि एक बदमाश एक पुलिस वाले का रिवॉल्वर लेकर भाग गया जंगल की तरफ, और बाकी पुलिस वाले उसके पीछे भागते हैं और उन लोगों के बीच गोलीबारी होती है और उसी एनकाउंटर में उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ तक कि पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी रिकॉर्डिंग भी है। तो फिर उसका परिवार गाजियाबाद से भागा भागा देहरादून पहुंचता है। और कहानी ये थी कि जिसे पुलिस गैंगस्टर और बदमाश कह रही थी, वो तो असल में एक स्टूडेंट था MBA का, जो कि अपनी एक इंटरव्यू देने के लिए देहरादून आया था, जिसका नाम रणवीर सिंह था। फिर पुलिस वालों की हरकतों पे उसके परिवार वालों ने उंगली उठानी शुरू कर दी, ये कहकर कि पुलिस ने उसके बेगुनाह बच्चे को मौत के घर उतार दिया। ये सब देखकर पुलिस घबरा गई और घर वालों पर लाठीचार्ज करनी शुरू कर दी। तो घर वाले जिन्होंने अपना बेटा खोया, उन पर पुलिस का ऐसा लाठीचार्ज करना मीडिया में फैल गया। फिर ये भी पता चला कि ये लड़का सच में इंटरव्यू देने आया था, क्योंकि जिस कंपनी में वो जाने वाला था उन्होंने कंफर्म किया और इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं था। फिर ये बात सरकार तक पहुंची। फिर सरकार ने CBI को जांच पर लगा दिया। 5 जुलाई को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट से पुलिस का काला सामने आ जाता है। मरने वाला शख्स यानी कि रणवीर सिंह के जिस्म पर 22 गोलियां थी और 28 इंजरीज थी। अब सवाल ये था कि अगर बदमाश पुलिस वालों को गन लेकर भागा था और पुलिस वालों पे गोलियां चला रहा था, तो बात ये थी कि जब पुलिस को एनकाउंटर ही करना था तो वो 2-3 गोलियों से भी तो कर सकते थे। 22 गोलियां चलाने की क्या जरूरत थी? इंसान की जान तो कुछ गोलियों में ही चली जाती है। और ये भी था कि उसके बदन पर 28 जख्म के निशान कहां से आ गए। तो अब इसका मतलब ये था कि गोली मारने से पहले उस इंसान को टॉर्चर किया गया था। अब बात ये थी कि अगर इसे टॉर्चर किया गया है, इसका मतलब ये था कि ये तो पुलिस के कब्जे में ही था। तो फिर मामले की जांच के लिए CBI आती है। तो जांच के बाद CBI की टीम रिपोर्ट की पूरी कहानी जाहिर करती है। 3 जुलाई की सुबह रणवीर सिंह का इंटरव्यू था। 2 जुलाई को वो गाजियाबाद से देहरादून के लिए निकलता है। वहाँ वो अपने दोस्त राम कुमार के साथ उसके घर पर रहता है। तो इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन हो जाता है और 4 जुलाई से उसकी ज्वाइनिंग होती है। उसका एक और दोस्त अशोक भी वहीं देहरादून में ही होता है। तो वो सोचता है कि अब देहरादून आ ही गया हूँ तो अशोक से भी मिल लेता हूँ। तो फिर वो राम कुमार के साथ दोस्त अशोक से मिलने जाता है शाम को। तो रणवीर सिंह एक बाइक पर राम कुमार के साथ था। इत्तेफाक से उसी वक्त हमारी देश की राष्ट्रपति जो प्रतिभा पाटिल थी, वो भी देहरादून में ही दौरे पर थी। उनको वहां से मसूरी जाना था। तो यह सड़क के रास्ते मसूरी के लिए निकलती है करीब 4:30 बजे शाम को। तो उसी सड़क से रणवीर सिंह और राम कुमार भी गुजर रहे थे, और क्योंकि वहां से राष्ट्रपति भी गुजर रही थी तो पुलिस भी काफी तैनात थी सड़क पर। वहां तो एक पुलिस चौकी के इंचार्ज JD भट्ट और उनकी टीम वहां मौजूद थी। तो जब प्रेसिडेंट वहां से गुजर रही थी तो आम लोगों को रोक दिया गया था। तो जहाँ पर बाकी लोग रुके थे वही रणवीर भी अपने दोस्त के साथ था। तो पुलिस इंचार्ज ने कहा कि तुम अपनी बाइक इधर से हटा लो, लेकिन उस पर रणवीर बाइक हटाने से इनकार कर देता है। इस बात पर पुलिस इंचार्ज और रणवीर में बहस और हाथापाई भी हो जाती है। तो इसी हाथापाई के बीच पुलिस इंचार्ज अपने साथियों को बुला लेता है और रणवीर को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आता है। तभी उसका दोस्त राम कुमार वहां से भाग जाता है और रणवीर अकेले स्टेशन पर पहुंचता है। फिर पुलिस स्टेशन ले जाकर उसे बुरी तरह से पीट दिया गया। तो पुलिस इंचार्ज को बहुत गुस्सा आ गया था और उससे पूछा गया कि तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? तो रणवीर ने अपने दोस्त का पता बताया। उसके बाद पुलिस रणवीर को लेकर उसके दोस्त के पास जाती है, उसी फ्लैट पर जहाँ अशोक रहता था। रणवीर को लगा कि अशोक और राम कुमार एक जगह होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। तो जब पुलिस पहुंचती है तो तमाम पड़ोसियों की नजर पुलिस पर थी, क्योंकि किसी के घर पर पुलिस का आना बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर पड़ोसियों ने भी पुलिस को फ्लैट पर आते हुए और रणवीर को वापस ले जाते हुए देखा। तो ये सारे पड़ोसी विटनेस थे। जब उसका दोस्त फ्लैट में नहीं मिला तो पुलिस फिर गुस्से में पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पर दोबारा रणवीर की बुरी तरह से पिटाई करती है, जिससे कि वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। तो पुलिस वालों को भी एहसास हो जाता है कि इसे बहुत ज्यादा मार दिया है, तो शायद अब इसका जिंदा बचना मुमकिन नहीं है।
और अगर उसकी मौत कस्टडी में हो गई तो उनकी नौकरी खतरे में चली जाएगी। इसके बाद पुलिस वालों ने अपनी प्लानिंग करनी शुरू की। तो उसके बाद सबसे पहले उन्होंने कंट्रोल रूम पर फोन लगा दिया और कहा कि यहाँ इस रोड से एक मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश हमारे स्टेशन इंचार्ज भट्ट के रिवॉल्वर लेकर भाग गया है और हम उसका पीछा कर रहे हैं। ये मैसेज उन्होंने कंट्रोल रूम में दिया। कंट्रोल रूम में मैसेज देने का मतलब ये होता है कि सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है टाइमिंग के साथ। उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं एक जंगल में और वहां जाकर कंट्रोल रूम में एक और मैसेज देते हैं कि मेरे पास हम पुलिस वालों पे गोले चला रहा है तो हमें और पुलिस फोर्स की जरूरत है। ये स्टेटमेंट भी कंट्रोल रूम में दर्ज हो गया। फिर वहाँ और पुलिस फोर्स भी पहुंची। फिर एक और मैसेज कंट्रोल रूम में दिया जाता है, गोलीबारी के दौरान वो बदमाश मर गया है। ये सारी बातें कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड होती हैं। अब इसके बाद पूरी पुलिस टीम पहुंचती है। सब लोग लाश को घेर कर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ तस्वीर खिंचाते हैं। जो सीनियर पुलिस ऑफिसर थे वो उनको शाबाशी भी दे रहे थे। ये भी बोला जाता है कि प्रेसिडेंट यहाँ से गुजर रही थी और एक बदमाश रिवॉल्वर छीन के भागता है। इसका मतलब कुछ भी हो सकता था, प्रेसिडेंट की जान भी जोखिम में जा सकती थी। इन सारी बातों की वजह से उन पुलिस वालों को और भी शाबाशी मिलती है। पुलिस वालों का कहना था कि सड़क से प्रेसिडेंट गुजर रही थी, हमने उस बदमाश को वहां से गुजरने से रोका, वो रुका नहीं और पिस्टल छीनकर भागने लगा, जिसके बाद वो मारा गया एनकाउंटर में। अब सीबीआई ने जब इस मामले की जांच की तो ये सामने आया कि इस केस को देहरादून पुलिस ने अपनी हिट करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी कुछ गलतियों की वजह से सारा सच सामने आ गया। पहली गलती ये थी कि बिना रिकॉर्ड चेक किए उन लोगों ने रणवीर को बदमाश और क्रिमिनल घोषित कर दिया, जबकि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। दूसरी गलती ये थी कि रणवीर सिंह के एनकाउंटर के बाद उसके पास से जो गन बरामद हुई थी वो पुलिस इंचार्ज भट्ट की रिवॉल्वर थी ही नहीं, वो तो कोई देसी कट्टा था। तीसरी गलती ये थी कि पुलिस का कहना था कि रणवीर जंगल में भागा हो, लेकिन जब रणवीर पुलिस को लेकर अपने दोस्त के फ्लैट में गया था तब वहां के पड़ोसियों ने साफ साफ देखा कि रणवीर चुपचाप पुलिस के साथ उनकी गाड़ी में बैठ रहा है। तो और पड़ोसियों ने भी गवाही दी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिसमें साफ साफ था कि उसे पहले मारा गया है, तब उसे 10 गोलियां मारी गई हैं। अगर एनकाउंटर ही करना होता तो 3-4 गोलियों से भी किया जा सकता था, 10 गोलियों की क्या जरूरत थी। इन सब चीजों से ये पता चला कि पुलिस ने फेक एनकाउंटर का सीन क्रिएट किया और एक बेगुनाह की बेदर्दी के साथ हत्या कर दी। रणवीर के घर वाले चाहते थे कि उनके इस केस की सुनवाई देहरादून में नहीं बल्कि दिल्ली में हो, तो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा। तो इसमें 18 पुलिस वालों को जो भी मारा गया और सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो ये थी 18 पुलिस वाले कातिलों की कहानी, जिन्होंने एक बेगुनाह इंसान को अपनी निजी दुश्मनी की वजह से मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल 9:30 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, बाय बाय।